हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में क्रैक एग्जाम जो क्रैक इको एग्ज़ाम स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और ये इस प्रकार का चैनल है जिस पर आपको हर कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर हमने जो है एक सीरीज़ चलाई गई है एचटेट की, जिसमें हम एवरीडे आपके जो है डिस्कस कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस को। और ये 10 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्टली रूप से काफ़ी हेल्प करेंगे और ये पेपर में आपको डायरेक्टली रूप से पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों का अगर आप जो जो मैं कराता हूँ ये भी कर लेते हो तो आपके 30 में से लगभग 28 या 27 के करीब जो है क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें ताकि हर जो यहाँ पे कंसेप्ट आपको कराया जा रहा है वो सही तरीके से आप समझ पाओ और आप अच्छी तरीके से एचटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं 30 तक हमने करवा दिए हैं और 30 तक आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम जो अगला रहे हैं अगला वो है 31 से मैं आज शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें 31 क्वेश्चन है, सेल्डम ने सभी बच्चों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है? तो जो सेल्डम थे, सेल्डम ने व्यक्तियों को जो डिवाइड किया था, इसने पर्सनैलिटी को जो डिवाइड किया है वो इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी में इस प्रकार से डिवाइड किया है। तो ये किस प्रकार की विधि है? तो हम इसको प्रकार बोलते हैं, टाइप मेथड बोलते हैं। टाइप मेथड के थ्रू इसने इनको हर कैटेगरी में डिवाइड किया है व्यक्तित्व के प्रकारों को, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि सेल्डम ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणियों को मानते हुए प्रबल इंडोमॉर्फ यानी कि इंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? तो इसमें जो इंडोमॉर्फी जो पर्सन्स होते हैं उसका श्रेणी अनुपात जो है इसने जो बताया था 7:1:1, इस प्रकार से इसने जो श्रेणी अनुपात वो बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? तो जब मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य की बात कही गई तो समायोजन योग्यता होती है, उसमें एडजस्टमेंट करने की योग्यता अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में होनी चाहिए। दूसरा संवेगात्मक परिपक्वता, जो संवेग होते हैं, भावनाएं होती हैं हमारे अंदर जो वो क्या होनी चाहिए? परिपक्व होनी चाहिए हमारे संवेग। और उसके बाद आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसमें आता है, अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो ये है 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को स्किनर ने दिया था और ये बताता है कि पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के बारे में थ्योरी बताती है, पुनर्बलन के बारे में। और स्पोंटेनियस रिकवरी जो होती है इसमें पुनर्लाभ इसमें मिलता है और विलोपन की स्थिति भी पाई जाती है। तो 3 फैक्टर याद करने आपको, एक तो पुनर्बलन और स्वयं पुनर्लाभ और विलोपन की स्थिति से संबंधित हैं। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंध रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया तो नहीं में वोंड आएगा। और जो इससे रिलेट करते हैं जो आत्मा के विज्ञान, जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो उसमें प्लेटो ये आ जाएंगे। अरस्तु और डेकार्टे ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। इसमें वोट जो है नहीं पूछा गया तो वोट गलत आंसर हो जाएगा और ये 3 के 3 सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि भाई मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो पैरासाइकोलॉजी के अंदर, यानी कि इसमें ये पूछा गया था कि जो मनोविज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंदर टेलीपैथी यानी कि पुनर्जन्म के, पुराने जन्म के जो स्टडी की जाती है, तो ये है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी के अंदर बेसिकली जो है पुनर्जन्म के जो बातें होती हैं उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें आता है 37 प्रश्न नंबर, और 37 प्रश्न नंबर हमें ये बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है? तो इसमें जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या कोग्निटिव साइकोलॉजी को हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, मेमोरी का अध्ययन करते हैं और लैंग्वेजेस का
और ये प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन जो किसके अंदर किया जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। जहाँ पर भी कहीं दिमाग की बात आती है तो वहाँ पर आँख मीच के कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगाना है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास 38, इसमें बताया गया है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने मानववाद को किस किस ने शामिल किया है, किस किस ने अपनी थ्योरी में लिया है। तो इसमें मैस्लो आ जाएगा, रोजर्स आ जाएगा और आर्थर कम्ब आ जाएंगे। तो इसमें आप मैस्लो, रोजर्स और आर्थर कम्ब का नाम आता है जिन्होंने मानववादी विचारधारा का समर्थन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो संरचनावाद के जो बेसिकली हमने लेते हैं संरचनावाद के प्रवर्तक के रूप में तो उसको विल्हेम वुड्स को माना जाता है। और कल हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान की जो स्थापना की थी, प्रथम जिसने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी वो विलियम वुड्स थे। और यहाँ संरचनावाद के प्रवर्तक भी अब कौन है, विलियम वुड्स हैं। और आगे ये प्रश्न आया है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर ये 40 आ जाएगा। तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं। तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में जो बेसिकली कार्ड हैं वो निर्धारित किए गए हैं, 10 कार्ड इसमें लिए जाते हैं। और अगर आपसे ब्लैक और वाइट पूछे तो ब्लैक और वाइट 5 हैं और टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आज मैंने 10 कराए हैं। ऐसे ही हम 10 की सीरीज़ करा रहे हैं ताकि आपको बर्डन भी महसूस ना हो और क्वेश्चन भी कंटेंट पूरा होता चला जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।